बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम चाहो तो ये सारी कीमती चीजें तुम्हारे पास भी हो सकती हैं। मालकिन ने अपने सोने का हार दिखाकर कहा। तो मेरी आंखें चमक उठी। एक पल को लगा जैसे मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, जैसे गुर्बत की जंजीरें टूटने वाली हैं। मैं खुश हो गई। नादान थी, मासूम थी, जानती ही नहीं थी कि ये चमकती हुई चीजें मेरे लिए रोशनी नहीं, एक अंधेरी दलदल का दरवाजा खोल रही हैं। फिर मालकिन ने मुझे तैयार किया, महंगे कपड़े पहनाए, चेहरे पर मेकअप किया और अपने साथ होटल ले गई। मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। मुझे क्या मालूम था कि ये एक मामूली रात नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी बदल देने वाली रात है। बस एक बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, मैडम ने नरमी से कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई ऐसा राज जानती हो जो मैं नहीं जानती थी। मुझे एक खास कमरे में भेज दिया गया। मैंने दरवाजा खोला और सामने जो शख्स बैठा था उसकी नजरें मुझ पर जम गई। कमरे की हर चीज बेशकीमत थी, हर शय इमारत की कहानी सुना रही थी। मगर मेरी सांस घुटने लगी। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर जब मैं वापस लौटी तो मैं वो तानिया नहीं थी जो होटल जाने से पहले थी। मैं एक बेजान गुड़िया की तरह थी, जिसकी रूह जैसे कहीं खो चुकी थी। उसके बाद मैडम ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और मैं सिर्फ एक कठपुतली बन चुकी थी। मुझे मजबूर किया जाने लगा। मेरी हर चीख बेसूद साबित हुई, हर आंसू रहेगा गया। जो एक रात का सौदा समझ कर गई थी, अब एक कभी न खत्म होने वाला जाल बन चुका था। इसी दौरान अम्मा ने एक दिन खुशी खुशी खबर सुनाई कि मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। दिल में उम्मीद और खौफ की एक जंग छिड़ गई। क्या ये मेरी निजात का रास्ता है? क्या मैं इस दलदल से निकल सकती हूँ? मैंने सोचा, मगर यह हकीकत कितनी भयानक थी ये मैं नहीं जानती थी। शादी से एक रात पहले मैडम का फोन आया। बस, आज आखिरी बार तुम्हें होटल जाना होगा। मैंने इनकार करना चाहा, मगर मैडम ने वही ब्लैकमेलिंग का हथियार निकाल लिया। मैं मजबूर हो चुकी थी, जैसे जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं होटल पहुंची, कमरे में दाखिल हुई और जो ही आदमी की शक्ल देखी, मैं पत्थर की तरह जामिद हो गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे थम गई, जिस्म से जैसे जान निकल गई, हाथ सर्द पड़ने लगे। दरवाजे के पार खड़ा वो शख्स, ये कोई और नहीं था बल्कि मेरा। रात की बासी रोटी चाय के साथ देखकर मेरा दिल उचाट हो चुका था। वही खुश्क और बेजायका रोटी, वही फीकी चाय जिसमें दूध कम और पानी ज्यादा होता था। मुझे शदीद गुस्सा आया। अम्मा रोज यही करती थी। खुद तो सुबह सुबह कोठी चली जाती और वहां जाकर अच्छा नाश्ता कर लेती और हमें ये रूखा सूखा खाने के लिए छोड़ जाती। मेरा जब्त जवाब दे गया। ये क्या मुसीबत है? मैंने प्लेट को जोर से मेज पर पटक दिया। कभी तो कुछ ढंग का नाश्ता बना दिया करें, हर रोज चाय और रोटी, सारा दिन इसी के सहारे गुजारे। आपको तो परवाह भी नहीं, खुद जाकर अच्छा खा लेती हैं और हमें इस हाल में छोड़ देती हैं। अम्मा ने सर झुका लिया, जैसे उनके पास मेरे सवालों के जवाब ही न हो। मगर मुझे उस वक्त उनकी खामोशी मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैं जानती थी कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या हर रोज ये तमाशा जरूरी था? क्या हमारे लिए अच्छा खाने की ख्वाहिश करना गुनाह था? चाय का कप मैंने गुस्से में उठाकर जमीन पर दे मारा। कप के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि अहमद अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। वो अपनी लगड़ी टांग घसीटते हुआ आया और मुझे घूरते हुए बोला, आप ही सुबह सुबह ये क्या कर दिया आपने? आपको शर्म नहीं आती अम्मा से इस तरह बात करते हुए? मैंने खूंखार नजरों से उसे देखा। अगर वो आम बच्चों की तरह होता, अगर वो भी कामकाज कर सकता, तो हमारे हालात कुछ बेहतर हो सकते थे। मेरा नाम तानिया है और मैं हमेशा से अपनी जिंदगी से नाखुश रही हूँ। शायद इसमें मेरा कसूर नहीं, बल्कि हमारी गुर्बत का है। मुझे हमेशा अपने रिश्तेदारों की बड़ी कोठियां, उनकी चमचमाती गाड़ियां, उनके नए कपड़े देखकर हसद होता था। मैंने हमेशा चाहा कि हम भी अमीर हों, हमारे पास भी हर चीज हो, मगर ऐसा कभी न हुआ। अब्बा अगर जिंदा होते तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता, मगर वो 2 साल पहले एक हादसे में मर चुके थे। मजदूरी करते हुए वो एक जेर तामीर इमारत से नीचे गिर गए थे और वहीं खत्म हो गए। उस दिन के बाद से जैसे हमारे घर में खुशियां आना बंद हो गई। अम्मा जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो चुकी थी। शाम होने को थी और अम्मा बगैर चाय पिए ही काम पर जा चुकी थी। अहमद भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन नाश्ते में जो रोटी थी वो अब भी मेज पर रखी थी, ठंडी और मजीद बदमजा। मैं ये नहीं खाऊंगी, मैंने खुद से कहा। मैंने अपनी अलमारी में रखे कुछ पैसे निकाले जो मैंने कुछ दिन पहले छुपा कर रखे थे। चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। गली में खामोशी थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, मगर ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे। बच्चे मोहल्ले के हर कोने में गए। मस्जिद में देखा, मैदान में ढूंढा, मगर अहमद का ही नहीं था। जब रात के 10 बज गए और अम्मा घर वापस आई तो उसने जैसे ही अहमद को पुकारा, मैंने डरते डरते बता दिया
कि वो सुबह से घर नहीं लौटा। मैंने खिड़की से देखा। वो हर राहगीर से अहमद के बारे में पूछ रही थी। सड़कों पर पागलों की तरह भटक रही थी। रात के 1 बजे वो खाली हाथ लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठकर सर थाम कर रोने लगी। जो शख्स अपने हाल पर शुक्र नहीं करता, अल्लाह उसे एक दिन सब कुछ दे भी दे, फिर भी वो सुकून के लिए मारा मारा फिरता है। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। मुझे लगा कि अहमद के साथ कुछ बुरा हुआ है, और अगर ऐसा था तो इस सब की जिम्मेदार मैं थी। रात के साए गहरे होते जा रहे थे, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अम्मा सदमे की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर मैं जानती थी कि वो सो नहीं रही थी। उनकी बेचैन सांसें, उनके होठों से निकलती सिसकियां और आंखों में छुपी बेबसी, हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि वो अंदर से टूट चुकी है। मेरी नजरें छत पर जमी हुई थी, मगर दिमाग में सिर्फ अहमद का चेहरा घूम रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसकी कमजोर टांग, उसका वो अंदाज जब वो अम्मा के लिए चाय बनाता था, उसका वो मासूम हंसी हंसी में कहना, आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी अपनी कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। अल्लाह ने एक भाई दिया, वो भी लंगड़ा। मेरी सांस धोखने की तरह चलने लगी कि अहमद को मेरी बद्दुआ लग गई। मैंने ही तो उसे घर से दुत्कारा था। मैं बिस्तर से उठी और दबे कदमों अम्मा के करीब जाकर उनका चेहरा देखा। वो बेसुध पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा और पहली बार मुझे लगा जैसे वो बूढ़ी होने लगी हैं। अब्बा की वफात के बाद वो 10 साल बड़ी हो गई थी, और आज अहमद के लापता होने के बाद शायद मजीद 10 साल बढ़ गई थी। अल्लाह करे अहमद खैरियत से हो। मैंने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। सुबह होते ही अम्मा ने मोहल्ले के सब लोगों को जमा कर लिया। वो दरवाजे दरवाजे जाकर अहमद का पूछ रही थी, मगर किसी को कुछ मालूम न था। पुलिस के पास चलते हैं, अम्मा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर कहा। पुलिस स्टेशन की राहदारी में बदबू फैली हुई थी, जैसे कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई हो। एक सिपाही ने हमें रुकने का इशारा किया और कुर्सी पर बैठते हुए बेजारी से पूछा, हाँ क्या मसला है। अम्मा ने कपकपाती आवाज में अहमद के बारे में बताया। सिपाही ने चंद बेदिली से सवाल किए और फिर रजिस्टर में कुछ लिखकर कहने लगा, हम देखेंगे, अगर कहीं से इत्तला मिली तो बता देंगे। लेकिन आपको पता है ना, बड़े शहरों में रोज दर्जनों बच्चे गायब हो जाते हैं, अक्सर खुद ही वापस आ जाते हैं। मगर मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, वो कहाँ जा सकता है। अम्मा की आवाज में बेबसी थी। सिपाही ने थके हुए लहजे में कहा, हो सकता है किसी ने अगवा कर लिया हो, या वो खुद ही कहीं निकल गया हो। ज्यादातर गुमशुदा बच्चे या तो किसी गिरोह के हत्थे चढ़ जाते हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखा, वो रो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उस सिपाही का गिरेबान पकड़ कर कहूं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अहमद मेरी वजह से गया है। लेकिन मैं कुछ न कह सकी। मैंने अम्मा को सहारा दिया और हम पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। रात को अम्मा की हालत मजीद बिगड़ गई। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था और वो बार बार अहमद का नाम ले रही थी। बेटा, अहमद को ढूंढ ला, मेरा बच्चा कहीं भूखा प्यासा ना हो। मगर कोई भी देने को तैयार ना था। बेटी, हमारे घर के हालात तो देखो, हम सभी मुश्किल में हैं। हर तरफ से मायूस होकर मैं अम्मा की एक जानने वाली के पास गई, जो कोठियों में काम करती थी। मैंने रोकर उससे कहा, बाजी, मुझे आप किसी काम पर ले चलें। अम्मा बीमार है, अहमद लापता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ। औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर हमदर्दी से बोली, तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की ना। मैंने सर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर काम पर लगवा दूंगी, लेकिन देखो, वहां के तौर तरीके समझने पड़ेंगे। बड़ी कोठी है, बड़े लोग आते हैं, तुम्हें काम भी सलीके से करना होगा और मालकिन की बात माननी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें काम करने की फिक्र की जरूरत नहीं है, बस यहाँ के उसूलों पर अमल करना होगा। मैंने सर हिलाया। मालकिन का अंदाज इतना मुशफिक था कि मुझे लगा जैसे मुझे कोई सहारा मिल गया हो। मैंने जल्दी जल्दी काम सीख लिया। यहाँ बस मेहमानों की खिदमत करना थी, उनके लिए चाय पानी रखना और मालकिन की मदद करना था। लेकिन मुझे ये काम अच्छा लगने लगा था। मैं रोज मालकिन को तैयार होते देखती, उनके कीमती कपड़े, उनके जेवरात, उनका अंदाज, मैं उनसे मुतासिर होने लगी थी। एक दिन मैंने उनकी गैर मौजूदगी में उनका जेवर पहनकर आईने में देख रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। मैं घबरा कर पीछे हुई, मगर मालकिन मुस्कुरा दी। तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें एक काम करना होगा। मैं हैरत से मालकिन की बात सुन रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़ी शफकत से मुस्कुरा कर कहा, बस छोटा सा काम होगा और आयश की जिंदगी गुजारोगी। मेरी आंखें चमक उठी। कौन सा काम बीबी जी? मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मैंने इतना कीमती जेवर इतने करीब से देखा था। सुनहरी चमक मेरी आंखों को खैरा कर रही थी।
मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। ये ये बहुत खूबसूरत है, मैंने सरशारी से कहा। मालकिन मुस्कुरा दी। ये तुम्हारा हो सकता है, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरा कहा मानो तो तुम भी हमारे जैसी जिंदगी गुजार सकती हो। बड़े घरों में जा सकती हो, अच्छे कपड़े पहन सकती हो, कीमती जेवरात ले सकती हो। बस एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे दिमाग में उलझन बढ़ गई। बीबी जी, कैसा काम? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मालकिन कुर्सी पर बैठी, टांग पर टांग रखी और अपने लंबे नाखूनों को देखते हुए बोली, देखो तानिया, हमारे जैसे लोगों के पास सब कुछ होता है, मगर वक्त नहीं होता। बड़े लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं। बिजनेस मीटिंग्स, होटलिंग, पार्टियों में वक्त गुजारते हैं। उनके मेहमान भी बड़े होते हैं और उनकी खुशनुदी के लिए कभी कभार किसी खूबसूरत चेहरे की जरूरत पड़ती है। मुझे कुछ समझ न आया। बीबी जी, मैं समझी नहीं। उन्होंने गौर से मुझे देखा, फिर नरमी से बोली, बस एक दो बार होटल जाना होगा। तुम्हें कुछ खास काम नहीं करना, बस हमारे मेहमानों के साथ वक्त गुजारना होगा। उसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे और सबसे बढ़कर इज्जत मिलेगी। यह आखिरी जुमला सुनकर मेरे अंदर जैसे तूफान उठा। इज्जत? ये कौन सी इज्जत थी जिसके बदले मुझे अपनी खुद ही बेचनी थी? ये कैसा काम है बीबी जी? मेरी आवाज कांप रही थी। मालकिन की आंखों में चमक आई। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और धीरे से बोली, यही तो असल दुनिया है तानिया, दौलतमंद लोगों की दुनिया। तुम्हें हमेशा रोटी के चंद टुकड़ों के लिए तरसना है, या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन हो? मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। अगले दिन मैं बंगले में चुपचाप काम कर रही थी, मगर मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मालकिन ने रात को मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे थे और कहा था, यह सिर्फ आगाज है। अगर तुम तैयार हो तो कल शाम मेरे साथ होटल चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तानिया, जिंदगी बदल जाएगी? क्या वाकई? मेरे हाथ में चंद हजार रुपए थे जो शायद अम्मा की दवाई और कुछ दिन के खाने के लिए काफी थे। अहमद लापता था, अम्मा बीमार थी और मैं जिंदगी की कशमकश में फंसी हुई थी। मैंने सोचा कि आखिर नुकसान ही क्या है। मैं सिर्फ होटल जाकर मालकिन के किसी मेहमान से बात ही तो करूंगी। अगर मुझे अच्छा ना लगा तो वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैंने खुद को मुतमईन कर दिया। मैं तो सिर्फ अम्मा और अहमद के लिए कर रही हूं, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक आवाज अब भी मुझे खबरदार कर रही थी। शाम के वक्त मालकिन ने मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैंने बंगले के ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को आईने में देखा। मेरे सामने वही तानिया खड़ी थी, मगर आज वो कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। जैसे गुर्बत का दाग धुल गया था, जैसे मैं भी किसी अमीर खानदान की लड़की हूं। ये लिबास पहन लो। मालकिन ने एक कीमती चमकदार लिबास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने वो लिबास हाथ में लिया। ये बहुत नाजुक और खूबसूरत था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। चलो, वक्त हो गया है, मालकिन ने कहा, और मैंने आहिस्ता से लिबास पहना। फिर से खुद को आईने में देखा। ये मैं हूं या कोई और? गाड़ी में बैठते वक्त मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। रिलैक्स तानिया, मालकिन ने मेरे हाथ थपथपाए। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं खामोश रही। गाड़ी शहर के एक मशहूर होटल के सामने जाकर रुकी। दरवाजे पर खड़े दरबान ने झुककर सलाम किया, जैसे हम कोई खास मेहमान हो। होटल की इमारत बुलंदोबाला थी, रोशनियों में नहाई हुई। मैंने जिंदगी में कभी इतनी चमक नहीं देखी थी। महंगी गाड़ियां, खुश लिबास लोग, कीमती परफ्यूम्स की खुशबू, सब कुछ शहाना था। हम होटल के अंदर दाखिल हुए। मैंने नजरें झुका ली, मगर मेरे कानों में मालकिन की आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ी हिम्मत करो तानिया, यहां आकर सब लड़कियां डर जाती हैं, मगर जो एक बार कदम रख ले वो कभी पीछे नहीं हटती। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं फिर भी आगे बढ़ रही थी। हम लिफ्ट से एक खास फ्लोर पर पहुंचे। यहाँ बड़े लोग आते हैं, बहुत खास मेहमान, मालकिन ने सरगोशी की। होटल का एक महंगा सूट था, जहां एक अरबी शेख बैठा था। उसके साथ कुछ और अमीर मर्द भी थे, जो कीमती घड़ियां और सूट पहने हुए थे। मैडम ने मेरा तारुफ करवाया। ये मेरी खास दोस्त है, तानिया, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत। शेख ने मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे मुझे परख रहा हो। फिर वो मुस्कुराया। तुम बहुत हसीन हो लड़की। मेरे गले में जैसे कांटे अटक गए। नर्वस मत हो, यहाँ सब तुम्हारे खैर खा हैं, शेख ने नरमी से कहा और एक गिलास जूस मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ कांपने लगे। पियो, कुछ नहीं होगा, मालकिन ने सरगोशी की। मैंने आहिस्ता से गिलास लबों से लगा लिया। जूस का जायका अजीब था। जैसे ही मैंने एक घूंट भरा, मेरा दिमाग बोझल होने लगा। हर चीज धुंधली होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में ताकत खत्म हो रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की,
मगर सब कुछ धुंधला हो गया और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मेरा जिस्म जैसे किसी बोझ तले दबा हुआ था। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मेरे कानों में होटल के बाहर की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। सर में शदीद दर्द था, जैसे किसी ने मेरे हवास छीन लिए हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सामने छत का झूमर हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। मैंने नजरें इधर उधर दौड़ाई। मैं एक बड़े महंगे होटल के कमरे में थी। मेरा सर भारी था, जिस्म में जान नहीं थी और कपड़े बिखरे हुए थे। ये मैं कहाँ हूं? और फिर जैसे यादों का दरवाजा खुल गया, मैंने खौफ से तकिए के नीचे अपना हाथ रखा, जैसे वहां से कोई ढाल निकाल सकूंगी। मगर हकीकत ये थी कि अब मेरे पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? दिल कर रहा था कि चीखूं, मगर आवाज जैसे मेरे गले में ही दब गई थी। दरवाजा धीरे से खुला। मैंने घबरा कर देखा। मालकिन अंदर दाखिल हो रही थी। वो मुकम्मल आराम और इत्मीनान के साथ चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा था, जो यकीनन पैसों से भरा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा काम किया तानिया, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये तुम्हारा इनाम है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा हो। मैंने कांपते हाथों से चादर खुद पर लपेटी और बेयकीनी से उन्हें देखा। बीबी जी, आपने मुझे धोखा दे दिया। मेरी आवाज रुंधी हुई थी। मालकिन ने कहका लगाया, जैसे मैंने कोई बहुत बेवकूफ़ी की बात कर दी हो। धोखा? नहीं तानिया, तुमने अपनी किस्मत बदलने का पहला कदम उठाया है। किस्मत? मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। हाँ, किस्मत। वो आगे बढ़ी, लिफाफा मेरे सामने किया और बोली, ये पैसे तुम्हारे हैं। कल तक तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, मगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है। ये दुनिया अमीरों की दुनिया है और तुम इसका हिस्सा बन चुकी हो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा, खोला और अंदर झांका। हजारों के नोट, वो रकम जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि ये पैसे अम्मा की दवा के काम आ सकते हैं, अहमद के लिए कुछ किया जा सकता है। मगर फिर हकीकत मेरे जहन में बिजली की तरह कूदी। ये पैसे मेरी इज्जत की कीमत है। मेरी सांस तेज हो गई, मेरे हाथ कब पपाने लगे। उससे और बेबसी से मैंने लिफाफा उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। मुझे घर जाना है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मालकिन ने कंधे उचकाए, जैसे कोई खास बात ना हो। ठीक है, मगर याद रखो, हमारे पास तुम्हारी वीडियोस हैं। अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर देंगे। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कौन सी वीडियोस? मैंने हकलाते हुए पूछा। मालकिन ने एक मानीखेज मुस्कुराहट के साथ अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ दिखाया। ये देखो। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। मैं उस होटल के कमरे में बेहोश, और वो शख्स जो मेरी इज्जत रौंद चुका था। ये सब आपने क्या किया? ये 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 सब आपने किया? मेरी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल, मालकिन ने बेफिक्री से कहा। यह हमारा काम है तानिया, हम अपनी लड़कियों को यूं ही जाने नहीं देते। तुम अगर चाहो तो मजीद पैसे कमा सकती हो, वरना हम ये वीडियोज आम कर देंगे। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। अगर ये वीडियोस अम्मा ने देख ली, अगर अहमद जिंदा हुआ और उसने देख लिया, अगर मोहल्ले वालों को मालूम हो गया। मेरे जहन में खौफ की घंटियां बजने लगीं। अब मैं फंस चुकी थी और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। होटल से वापसी पर मैं खामोश थी। गाड़ी के अंदर मुझे घुटन हो रही थी, मगर मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। मेरी आंखें मुसलसल खिड़की के बाहर अंधेरे को तक रही थी, जैसे वहां से कोई रास्ता निकल आए, जैसे वहां रोशनी की कोई किरण हो। मगर हकीकत ये थी कि मैं अंधेरे के सबसे गहरे हिस्से में गिर चुकी थी। मालकिन बराबर बैठी थी। उनके चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही ना हो। जैसे मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे आंसू सब बेमायनी थे। ये सब क्या था? मैंने खुद को क्यों ना बचाया? मैंने अम्मा और अहमद के लिए काम करने का फैसला किया था, मगर मैं खुद को इस दलदल में धकेल चुकी थी। मेरी आंखें जलने लगी, मगर मैंने उन्हें बंद कर लिया। अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं तानिया। मेरे अंदर एक आवाज सरगोशी कर रही थी। गाड़ी जैसे ही बंगले के दरवाजे पर रुकी, मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर दरवाजा खोला और तकरीबन दौड़ती हुई अंदर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने कीचड़ फेंक दिया हो, जैसे मेरे वजूद पर बदबू बस चुकी हो। मैं सीधी गुसल खाने में गई, नल खोला और तेज धार पानी अपने चेहरे पर डालने लगी। मैंने अपने बाजुओं को जोर जोर से रगड़ा, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर एहसास जुर्म
और बेबसी मेरे अंदर जड़ पकड़ चुके थे। ये महल सिर्फ पानी से नहीं जाएगा तानिया। मेरे दिमाग में मालकिन की आवाज गूंजी। मैंने वहशतज़दा नजरों से खुद को आईने में देखा। ये मैं हूं, ये वाकई मैं हूं। मेरे बाल भीग कर चेहरे पर चिपक चुके थे, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर खौफ का ऐसा नक्श था जो शायद कभी मिट ना सकता। मेरे हलक में कुछ फंस गया था। मैं चाहती थी कि चीखूं, मगर आवाज न निकली। मुझे अम्मा का चेहरा याद आया, अहमद की मासूम मुस्कुराहट और अब्बा की तस्वीर जो घर की दीवार पर लगी थी। क्या मैं वाकई इस दिन के लिए पैदा हुई थी? क्या मैंने हमेशा ऐसा ही जीना था? अगली सुबह जब मैंने बिस्तर पर आंख खोली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रौंद कर चला गया, जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मगर मैं ज्यादा देर बिस्तर पर नहीं रह सकती थी। अम्मा, मुझे फौरन अम्मा की फिक्र लाहक हो गई। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और सीधी घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही अम्मा को नींद बेहोश पाया। वो बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उनका जिस्म तप रहा था और उनकी सांस बेतरतीब थी। अम्मा, मैं घबरा कर उनके पास बैठ गई। उनका हाथ थामा। उनकी हथेली चल रही थी मगर उंगलियां सर्द थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सरगोशी की। बेटा, अहमद का कुछ पता चला? मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं अम्मा, मगर मैं ढूंढ रही हूं। अम्मा ने मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लिए। वो अकेला है तानिया, कहीं भूखा होगा, कहीं रोता होगा। अहमद को ढूंढो बेटा। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर कोई वजनी पत्थर रख दिया गया हो। अम्मा, आपकी दवाई कहाँ है? आपने ली? अम्मा ने धीरे से नफी मसल हिलाया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं अम्मा को छोड़कर फौरन बाहर निकली। मोहल्ले के एक मेडिकल स्टोर पर गई और वहां से दवा ली। कितने पैसे हुए? मैंने कांपते हाथों से पूछा। दुकानदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। 500 रुपये। मैंने जल्दी से रकम दी और दवा लेकर वापस घर आ गई। ये दवा ले ले अम्मा, प्लीज। अम्मा ने एक नजर मेरी तरफ देखा। तानिया, तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरे हाथों की गिरफ्त दवा की बोतल पर मजीद सख्त हो गई। मैं ठीक हूं अम्मा, हाँ बस दवा ले ले। जब मैं अगली सुबह वापस बंगले पर पहुंची तो मैडम मेरा इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी तानिया? वो सर्द लहजे में बोली। बेबी जी, अम्मा बहुत बीमार है, मैं उनके लिए दवाई लेने गई थी, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैडम ने गौर से मुझे देखा, जैसे मेरे अंदर झांक रही हूं। फिर उनके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। अम्मा के लिए बहुत फिक्रमंद होना? जी, मैंने सर झुकाकर कहा। मैडम हंसने लगी। तो फिर फिक्र छोड़ दो। अगर तुम हमारे लिए काम करती रही तो तुम्हारी अम्मा को किसी चीज की कमी नहीं होगी। सोचो, अगर तुम रोज उतने पैसे कमाओ तो तुम अहमद को भी ढूंढ सकती हो, अपनी अम्मा को अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा सकती हो। क्या तुम वाकई अपनी माँ को सिसकते हुए देखना चाहती हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैडम की बात सच थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो अम्मा आज बिस्तर पर बेहोश न पड़ी होती। अगर मेरे पास वसाइल होते तो अहमद लापता ना होता। मगर इन पैसों की कीमत क्या है तानिया? मेरे अंदर एक मासूम आवाज सरगोशी कर रही थी। क्या तू अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी इज्जत का सौदा करेगी? मैडम ने मुझे घूरते हुए कहा। सोच लो तानिया, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। ये दुनिया जालिम है। अगर जीना है तो खेल के उसूल समझने होंगे। मैंने एक लम्हे को उनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। बस कल रात एक और मीटिंग है, तुम्हें जाना होगा। मैडम ने जैसे फैसला सुना दिया था। रात के वक्त मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने छत की तरफ देखा। अंधेरे में घूरती रही और खुद से ही सवाल करती रही, क्या वाकई मेरे पास कोई रास्ता नहीं? क्या वाकई मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती? मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश अहमद यहां होता, वो मेरा हाथ थाम लेता, मुझे बताता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अहमद कहीं नहीं था और मैं अंधेरे में डूब चुकी थी। क्या वाकई मेरी जिंदगी का यही रास्ता था? क्या मुझे वाकई इस गंदगी में पड़ना था? ये सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहे थे, मगर जवाब अंदर न था। अगर मैं यहां से निकलना चाहूं तो क्या वाकई कोई रास्ता है? लेकिन हकीकत ये थी कि वापसी का दरवाजा कब का बंद हो चुका था। मैं जितना बचने की कोशिश करती उतनी ही गहरी दलदल में धंसती जा रही थी। उस रात जब मैं बंगले से वापस आई तो अम्मा की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। वो तकरीबन बेहोशी में थी। उनका जिस्म लरज रहा था। बेटा, पानी। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उनके होंठों से लगाया। अम्मा प्लीज कुछ खा ले। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो चमक बाकी नहीं रही थी। बेटा, अहमद आया? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। नहीं अम्मा, मेरी आवाज रुंध गई। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो आ जाएगा ना? मैंने उनकी कमजोर हथेली थाम ली। हाँ अम्मा,
अहमद ज़रूर आएगा। अगले दिन मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाया। जब उसने अम्मा का मुआयना किया तो संजीदा लहजे में बोला, इनका जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खून की कमी भी है और मुसलसल जहनी दबाव के बायस इनकी हालत बिगड़ रही है। अगर इनका जल्दी इलाज ना किया गया तो खतरा हो सकता है। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। इलाज का क्या खर्च आएगा? डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, कम से कम 20 से 25 हज़ार तो लगेंगे और इन्हें अच्छी गज़ा भी चाहिए। मेरे जहन में बिजली सी कूद गई। ये पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी जेब में चंद 100 रुपए थे जो शायद अम्मा के लिए 2 दिन के खाने के लिए काफ़ी होते, मगर इलाज के लिए? मैं अम्मा के सराहने बैठ गई और उनके माथे पर हाथ रखा। अम्मा फिक्र न करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। मगर कैसे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने मैडम के अल्फाज याद किए, अगर तुम रात होटल चली जाओ तो तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। मैं ज़मीन पर बैठ गई। क्या फिर मैं उसी रास्ते पर जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैडम का नंबर मेरे फ़ोन में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने नंबर मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से उनकी नरम मगर जहरीली आवाज़ आई। बेबी जी, मैंने बमुश्किल कहा। हाँ तानिया। मैंने गहरी सांस ली। मैं काम के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक मैडम की हंसी फोन की दूसरी तरफ गूंजी। शाबाश लड़की, मुझे पता था तुम समझदार हो जाओगी। मुझे खुद से नफरत होने लगी। रात के वक्त में बंगले से निकली। आज मुझे एक और होटल भेजा जा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर रोशनियों का सैलाब था, मगर मेरे अंदर मुकम्मल अंधेरा था। क्या मैं वाकई अब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी हूँ? मुझे लगा जैसे मैं अपने ही वजूद में दफन हो चुकी हूँ। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरा जर्द और दिल ऐसा जैसे सीने में पत्थर की तरह धड़कना भूल गया हो। मैडम हर बार मेरे सामने नए लोग लाती और हर बार मुझे ब्लैकमेल करती कि अगर मैंने उनका हुक्म ना माना तो मेरी वीडियोस सबको भेज देंगी। तुम अब पीछे नहीं हट सकती तानिया। तुम जितना आगे बढ़ोगी उतना ही फायदे में रहोगी। अगर तुमने मना किया तो ये दुनिया तुम्हें कबूल नहीं करेगी। याद रखना। ये जुमले मेरे जहन में चक्कर काट रहे थे, जैसे जहर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूह में सरायत कर रहा हो। मैंने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया अम्मा के इलाज के लिए। 2 दिन बाद अम्मा अस्पताल से वापस आ चुकी थी। उनकी हालत पहले से बेहतर थी। चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी और सबसे ज्यादा वो मुझसे बहुत खुश थी। बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी मेहनत रंग ले आई। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा को क्या पता कि उनकी बेटी ने उनके लिए अपनी इज्जत ही बेच दी है। वो सारा दिन मेरे लिए दुआएं करती रहती। मोहल्ले वालों को फख्र से बताती कि मेरी तानिया बहुत मेहनती, एक फैक्ट्री में अच्छी मुलाजमत कर रही है। मैं सिर्फ खामोशी से सर झुका लेती। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और सामने वो आदमी था जो आज का मेहमान था। एक दरमियानी उम्र का आदमी जो सिगार के कश लगाते हुए सोफे पर बैठा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो मुस्कुरा दिया। आओ बैठो। मेरे कदम जमीन से जकड़ गए। डर रही हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं खामोश रही। वैसे तुम उन सबसे अलग हो। मासूमियत है तुम्हारे चेहरे पर, मगर तुम्हारी आंखों में कुछ और ही कहानी है। मेरी सांस रुकने लगी। ये लोग हर बार मुझे एक नए जख्म के साथ छोड़ देते थे और मैं हर बार और ज्यादा मुर्दा हो जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आदमी ने सिगार बुझाकर जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैंने हैरानी से उसे देखा, मगर हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं आया तानिया, उसने धीरे से कहा। फिर क्यों आए हो? मेरी आवाज में सख्ती थी। क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो। मदद? हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो अंदाजा हो गया कि तुम किसी कैद में हो, किसी जबरदस्ती में हो। मैं तंजिया हंसी हंसी। ये सब कहने की बातें हैं, आखिर में सब एक जैसे होते हैं। नहीं तानिया, मैं तुम्हें यहां से निकालना चाहता हूं। अगर तुम वाकई कुछ और करना चाहती हो तो कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैंने कांपते हाथों से वो कार्ड ले लिया, मगर दिल में शक था कि अगर ये भी धोखा हुआ तो, अगर ये भी बस एक और जाल हुआ तो। अगले दिन मैंने बहुत सोचने के बाद उसके ऑफिस जाने का फैसला किया। शायद ये वाकई मेरी निजात का रास्ता हो। मैं मुकर्ररा वक्त पर एक शानदार इमारत में दाखिल हुई। इस्तकबालिया पर मौजूद खातून ने मुझे उसके ऑफिस की तरफ इशारा किया। दरवाज़ा खोला तो वो आदमी अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। हाँ आओ तानिया। मैं आहिस्ता से चलती हुई उसके सामने जाकर बैठ गई। मुझे तुम्हारी मदद करनी है तानिया। कैसे? उसने एक लंबी सांस ली और फिर मेरे सामने एक कागज रखा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख सकता हूँ,
मगर तुम्हें मेरे स्पेशल क्लाइंट्स के साथ घुलना मिलना होगा। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। देखो, तुम पहले इस दुनिया में कदम रख चुकी हो। अब तुम्हें कोई इज्जतदार नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, बेहतर सहूलतें दूंगा। बस तुम्हें ज्यादा बड़े लोगों के साथ काम करना होगा। मेरी सांसें अटकने लगी। यही है तुम्हारी मदद? यही है तुम्हारा रास्ता? वो मुस्कुरा दिया। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं वाकई तुम्हारी मदद करने आया हूं? मेरे हाथ कांपने लगे। हर कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था, हर कोई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेइख्तियार बाहर निकल आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। या अल्लाह, मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। मैंने रोते हुए हाथ उठा दिए। मैं गुनहगार हूं, मगर तू रहीम है। मैं कमजोर हूं, मगर तू सब कुछ कर सकता है। मुझे बचा ले या अल्लाह। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह का वक्त था। मैं अभी बंगले में काम कर रही थी कि अम्मा का फोन आया। तानिया, जल्दी घर आओ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मा की आवाज में एक अलग सी खुशी थी, जो बहुत अरसे बाद सुनने को मिली थी। मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। मैंने फौरन काम छोड़ा और घर की तरफ भागी। क्या हुआ होगा? अम्मा इतनी खुश क्यों लग रही हैं? घर पहुंचकर देखा कि अम्मा के साथ उनकी एक कजन बैठी हुई थी, जो हमारी दूर की रिश्तेदार थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और चेहरा खुशी से खिल उठा। बेटा, मुबारक हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, अम्मा ने खुशी खुशी कहा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। रिश्ता? किसका? एक इज्जतदार घराना है। लड़का मीडिया में काम करता है, बहुत अच्छा कमाता है, शरीफ खानदान से है। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। अम्मा, मैं मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरी आवाज लरज रही थी। अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया। बेटा, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। शायद यही तेरे लिए निजात का रास्ता हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अम्मा को सच नहीं बता सकती थी। क्या ये रिश्ता मेरे माजी को जानकर भी मुझे कबूल करेगा? देखते ही देखते निकाह की तारीख तय हो गई। मेरी सारी जिंदगी जैसे एक उलझन में पड़ चुकी थी। मैं खुश भी थी, मगर खौफजदा भी। अगर मेरा माजी सामने आ गया तो? अगर मेरे होने वाले शौहर ने सब कुछ जान लिया तो? अम्मा को यकीन था कि मैं एक नेक लड़की हूं और मैं उस यकीन को तोड़ नहीं सकती थी। शायद अल्लाह ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। मैंने दिल ही दिल में दुआ की। मेरी शादी से एक दिन पहले मैडम ने मुझे बुला लिया। बेबी जी, मैं आज काम पर नहीं आ सकती, कल मेरी शादी है, मैंने डरते डरते कहा। मैडम ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे वाह, मुबारक हो तानिया। मैंने नजरें झुका ली। मगर शादी से पहले बस आज एक आखिरी बार तुम्हें होटल जाना होगा। मेरा दिल धड़क उठा। नहीं, मैं अब और ये सब नहीं कर सकती। मैडम ने क्या कहा लगाया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं मेरी जान। तुम भूल गई हो कि हमारे पास तुम्हारी वीडियोज हैं। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। ये मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने खुद से वादा किया। होटल की मखसूस कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने कुर्सी पर कोई बैठा था और जैसे ही मैंने नजर उठाई, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो मेरा होने वाला शौहर था। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। दिल की धड़कन सीने से बाहर आने को थी। वो कुर्सी पर बैठा था, सफेद शर्ट के साथ ब्लैक कोट पहने हुए। आंखों में हैरत और गुस्सा था। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। तुम? उसकी आवाज सख्त थी, बर्फ की तरह ठंडी। मेरी जबान जैसे मफलूज हो चुकी थी। अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और पुलिस अंदर घुस आई। हाथ ऊपर कर लो, सब अपनी जगह खड़े रहो। पुलिस अफसर की गरजदार आवाज गूंजी। मैडम का चेहरा फक हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मगर पुलिस ने उसे मौका ही ना दिया। हमें खबर मिली थी कि यहां मासूम लड़कियों को धोखा देकर धंधे में धकेला जा रहा है। अब तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो चुका है। पुलिस ने सब लड़कियों को बहिफाजत बाहर निकाला, मगर मैं अपनी जगह साकत खड़ी रही। मेरे होने वाले शौहर ने मेरी तरफ देखा, फिर पुलिस अफसर से कुछ कहा और मेरी तरफ बढ़ा। चलो तानिया, उसने धीरे से कहा। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुमने सब कुछ जानकर भी मुझे वहां से क्यों निकाला? उसने गाड़ी नहीं रोकी, बस सीधा देखता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वहां अपनी मर्जी से नहीं थी। तुम्हारी आंखों में खौफ था, लालच नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंचकर मैं अम्मा से लिपट कर रो दी।
बेटा क्या हुआ? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। अम्मा कुछ मत पूछे, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगले दिन सबकी हैरत के बावजूद निकाह हो गया। तुमने सब कुछ जानकर भी मुझसे शादी क्यों की? उसने मेरी तरफ संजीदगी से देखा और कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में मासूमियत देखी है। तुम गुनाह में गई, मगर तुम्हारी नीयत गुनाह की नहीं थी। तुम्हें धोखा दिया गया था, तुम मजबूर थी। और मैं समझता हूं कि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर मैडम और उस जैसे कई घिनौने लोगों के खिलाफ गवाही दी। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और कई मासूम लड़कियों को बचा लिया गया। अहमद भी मिल गया था। वो किसी खैराती इदारे में था, जहां एक नेक दिल शख्स ने उसे पनाह दी थी। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैंने माजी को पीछे छोड़ दिया था, मगर उसकी तलखी हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहेगी। मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी।